ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी-कभी एक बहुत बड़ी भूल भुलैया लगती है ना? चारों तरफ रिएक्शंस ही रिएक्शंस। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस भूल भुलैया से निकलने का एक नक्शा मिल जाए तो? खैर, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हमारा मिशन है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की कला में महारत हासिल करना। तो सबसे पहले अपनी मंजिल को पहचान लेते हैं। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। देखिए, इसमें एक R ग्रुप है जो कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, छोटी या बड़ी। फिर आता है इसका दिल, कार्बोनिल ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ जुड़ा है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप -OH। बस यही है वो मॉलिक्यूल, वो बिल्डिंग ब्लॉक, जिसे बनाने के सारे रास्ते हम आज देखने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि इसे बनाया कैसे जाए। देखिए, ये सिर्फ रिएक्शंस को रटने का खेल नहीं है, ये है सही स्ट्रैटेजी, सही रणनीति अपनाने का। और यहीं पर काम आता है हमारा मास्टर मैप, हमारी कामयाबी का ब्लूप्रिंट। हमारा ये मास्टर मैप हर रिएक्शन को 3 बड़े बुनियादी पिलर्स में बांटता है। पहला है ऑक्सीडेशन, जहां हम मौजूदा एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं। दूसरा है हाइड्रोलिसिस, जिसमें हम पानी का इस्तेमाल करके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। और तीसरा है कार्बन चेन एक्सटेंशन, जिससे हम मॉलिक्यूल में नए कार्बन एटम जोड़कर उसे लंबा करते हैं। यही वो 3 रास्ते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। तो चलिए पहले रास्ते से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पिलर है ऑक्सीडेशन। इसे ऐसे समझिए कि ये छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में अपग्रेड करने का एक रास्ता है। इस पहली रणनीति में हम सीधे सीधे प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड को अपग्रेड कर सकते हैं। जरा इस रिएक्शन को देखिए, कैसे एक प्राइमरी अल्कोहल का CH2OH ग्रुप एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH ग्रुप में बदल जाता है ना एकदम सीधा और असरदार तरीका। और हाँ, इस अपग्रेड के लिए सही टूल्स मतलब सही रिएजेंट्स चुनना बहुत जरूरी है। पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 या फिर जोन्स रिएजेंट जैसे जो हैवी ड्यूटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, वो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अच्छा, अब एक और बहुत ही दिलचस्प ऑक्सीडेशन देखते हैं। जब किसी एरोमेटिक रिंग पर कोई अल्काइल साइड चेन लगी होती है, जैसा यहाँ दिख रहा है, तो एक बहुत जबरदस्त ऑक्सीडेशन होता है। ये उस पूरी की पूरी साइड चेन को साफ कर देता है, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, और उसे सीधे बेंजोइक एसिड में बदल देता है। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम याद रखना होता है। ये जो ऑक्सीडेशन है, ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स पर ही काम करता है। अगर टर्शरी ग्रुप लगा हो तो उस पर इसका कोई असर नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही बना रहता है। ये एक ऐसा नियम है जिसे केमिस्ट अपने काम में हमेशा ध्यान रखते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पिलर की तरफ, हाइड्रोलिसिस। ये एक तरह से डीकंस्ट्रक्शन का रास्ता है, जिसमें हम पानी का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। इस रास्ते पर हम नाइट्राइल्स और एमाइड्स को पानी से तोड़ते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। नाइट्राइल पहले एमाइड बनता है और फिर वो एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। और इसमें मजेदार बात यह है कि इस प्रोसेस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। अगर हम हल्की फुल्की कंडीशंस का इस्तेमाल करें तो रिएक्शन को बीच में यानी एमाइड स्टेज पर ही रोक सकते हैं। बिल्कुल यही तरीका एसाइल हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स पर भी लागू होता है। ये दोनों तो पानी देखते ही बड़ी आसानी से टूट जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। और अगर थोड़ा सा बेस मिला दिया जाए तब तो एसाइल हैलाइड्स की रिएक्शन और भी तेजी से होती है। अब बात करते हैं एस्टर्स की। यहाँ पर मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। हम एसिडिक कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या बेसिक, इस बात से तय होता है कि हमें फौरन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। स्लाइड पर इन दोनों रास्तों को एक साथ दिखाया गया है ताकि इनकी तुलना आसानी से हो सके। तो आखिर फर्क क्या है इन दोनों में? जैसा कि दिख रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, लेकिन बेसिक हाइड्रोलिसिस, जिसे सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं, हाँ वही प्रोसेस जिससे साबुन बनता है, वो पहले एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाता है। इस सॉल्ट से फाइनल एसिड बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, जिसे कहते हैं एसिडिफिकेशन। और अब आता है हमारा तीसरा और सबसे अनोखा पिलर, चेन एक्सटेंशन। ये एक ऐसी रणनीति है जो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को ही नहीं बदलती, बल्कि कार्बन के पूरे ढांचे को, उसके स्केलेटन को लंबा कर देती है। इस रणनीति का सबसे पावरफुल टूल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमें कार्बन चेन में एक नया कार्बन एटम जोड़ने की कमाल की ताकत देता है।
जब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, अरे वही सूखी बर्फ, तो एक जादू सा होता है, एक बिल्कुल नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ क्या है? बस ये +1। ये रिएक्शन एक एल्काइल हैलाइड से शुरू होता है और उसे एक ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है जिसमें ठीक एक कार्बन ज्यादा होता है। इस तरह हम पूरी सीरीज में एक कदम ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग रणनीतियां तो सीख ली। अब ये देखने का समय है कि असल में प्रैक्टिस में इन सबको एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इन रणनीतियों को एक्शन में देखते हैं। इन 2 रास्तों को गौर से देखिए। पाथवे ए में पहले एक हैलोजन इंटरमीडिएट बनाया जाता है, फिर नाइट्राइल रूट का इस्तेमाल करके चेन को बढ़ाया जाता है और आखिर में हाइड्रोलिसिस। वहीं पाथवे बी भी हैलोजन से ही शुरू होता है, लेकिन फिर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है। इससे ये साफ पता चलता है कि कैसे एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग-अलग रणनीतियों को मिलाया जा सकता है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक ही जगह पर समेट लेते हैं। ये स्लाइड एक तरह से अल्टीमेट चीट शीट है, एक रेडी रेफरेंस गाइड। चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। ये हमारे पूरे मास्टर मैप का निचोड़ है। ये हर स्टार्टिंग मटेरियल को उसके खास रिएजेंट और स्ट्रेटेजिक नोट से जोड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर प्राइमरी अल्कोहल से शुरुआत करनी है तो KMnO4 का इस्तेमाल करके सीधा ऑक्सीडेशन होगा। अगर चेन में एक कार्बन बढ़ाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सूखी बर्फ वाला रास्ता चुना जाएगा। किसी भी सिंथेसिस की प्लानिंग के लिए ये टेबल एक परफेक्ट रेफरेंस है। तो अब नक्शा हमारे सामने है। एक केमिस्ट की तरह सोचें, अगर बेंजोइक एसिड बनाना हो तो कौन सी शुरुआती सामग्री और कौन से रिएजेंट्स चुने जाने चाहिए? क्या ऑक्सीडेशन का रास्ता सही रहेगा या शायद चेन एक्सटेंशन का? इस पर जरूर सोचिएगा।